हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश चौहान एक नई वीडियो के साथ में फिर से आया हूँ। आज लेकर आया हूँ दूसरा टॉपिक। पहले चैप्टर रिलेटेड है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन चल रही हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। इससे अगली बार वीडियो में हम देख चुके थे कि अक्षीय स्थिति पर किस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो डायग्राम की आती है। डायग्राम हमें मेंटेन करना चाहिए। डायग्राम को हम जब मेंटेन करेंगे, देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, -q + q की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। निरक्षीय स्थिति का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ऐसे लंब होना चाहिए सामने। यहाँ पर जो बिंदु होगा वो P होगा। इससे रिलेटेड हमें कोई भी चीज़ें बात करनी है वो इससे अकॉर्डिंग होंगी। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस अगर खींचते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर लंब है। ये O है। O से जो इसकी डिस्टेंस है वो R है, लेकिन हमें पता है कि -q और +q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l होती है। ये l है, ये भी l है। जब हम इन दोनों यहाँ से इस बिंदु को, जब मैं इसके कारण जब हम इस पर यहाँ से निकालते हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, और यहाँ से आते हैं डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो जब इन चीज़ों को हम कैप्चर करते हैं तो देखते हैं कि -q यहाँ पर ये 90 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री शो कर रहा है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसके बीच की O से कि इसको A माने और इसको B माने। A से P की तरफ हम जब डिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगी हमारी R² + L², इस तरह की होगी। ऐसे जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारी हो जाएगी R² + L²। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ये निकल कर आई है हमारी। इस डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं, अब -q आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डायग्राम बनाना है, उस देखेंगे। इसके कारण जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, यहाँ से, जिसको हमने मान लिया E1। तो ये किसी एंगल पे आ रहा है E1। तो जब ये एंगल पे आ रहा है तो ये दो कंपोनेंट्स में टूटता है, जिसके जो घटक होते हैं वो एक ये होता है यहाँ पर, जिसको हम पढ़ते हैं E1 sin θ, और इधर टूटता है E1 cos θ। सेम इसी तरीके से हम देखें तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक एंगल के साथ में जब होता है, इसकी जो डायरेक्शन जाती है वो इस तरीके से जाती है। ये भी जो होता है उसके कारण होता है E2। तो जब इसके जो वैद्युत क्षेत्र की जो निकलता है तो इसके भी दो भागों में टूटते हैं। ये टूटता है E2 sin θ और E2 cos θ। इनका जो नेट वैद्युत क्षेत्र जो निकल के आ रहा है वो E1 और E2, ये इनका ये निकल के आ रहा है। ये एक दूसरे के E1 और E1 sin θ और E2 sin θ एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए इनको डायग्राम से रिलेटेड हमें जो चीज़ें वो कैसे लिखनी है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q व +q आवेश है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित, बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी है। जैसा कि हम इसके माध्यम से अगर हम देखें तो ये जो थ्योरी है वो हमने नॉर्मल इससे लिख दी। अब A से AP की जो डिस्टेंस है, AP की दूरी -q से, वो √ में R² + L² है। इसी प्रकार
प्लस क्यू से यहाँ से की दूरी वो भी सेम है। ये हमने जो थ्योरी है इस डायग्राम को देखकर लिखी है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड हम सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम पढ़ेंगे E1 1/4πε0 Q √में R² प्लस L² की होल पावर। जब हम निकालते हैं और परावैद्युतांक जो पदार्थ होता है उसको हम K मान के चलते हैं, अप्रोक्स मान लीजिए। इस स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये बन जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q/में R² प्लस L², क्योंकि रूट हट जाता है वहां से इस चीज के लिए। सेम इसी प्रकार जब हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने E2 मानी है उसको हम लिखेंगे E2 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², ये अंडर रूट में है, अंडर रूट की पावर लग रही है होल स्क्वायर, रूट खत्म। E2 बराबर 4πε0 के Q/में R² प्लस L²। आपने देखा होगा कि E2 1/4πε0 के Q/में R² प्लस L², और यहाँ पे हम जब देख रहे हैं E1 बराबर जो निकल के आ रही है हमारी वैल्यू 1/4πε0 के Q/में R² प्लस L, दोनों सेम आ रही है। तो बिंदु P पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण जो नेट होगा वो क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E। जो E है इन दोनों का नेट जो निकल के आ रहा था वो क्या था, दोनों का एक ही डायरेक्शन में E1 प्लस E2 था। हमने डायग्राम से जब डायग्राम को इस तरीके से हमने देखा तो जो नेट है वो यही तो निकल के आ रहा है, तो E1 प्लस E2। देखिए यहाँ पर जो हमने E निकाला था पीछे वो E1 प्लस E2 है। यहाँ पे हम देखेंगे E1 जो है वो मेरा E1 cos थीटा है और E2 भी क्या था, E2 cos थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं E1 और E2 पीछे की जो दोनों वैल्यू, उन दोनों की वैल्यू कैसी बराबर है, तो हमारे पास जो नेट E हो जाएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, E2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, E1 cos थीटा। तो कितनी बार, ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। E बराबर 2, E1 की वैल्यू 1/4πε0 के Q/में R² प्लस L² इंटू में यहाँ क्या लग जाएगा cos थीटा। अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम को देखते हुए हमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी उस चीज को हम देखते हैं। देखिए फिलहाल इस डायग्राम को अगर हम देखें, मैं आपको cos थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल के बताता हूँ। इस डायग्राम के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम थीटा cos थीटा बराबर, आपने क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारा L है, तो यहाँ से जैसे हम cos थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे L, कर्ण की जो वैल्यू वो कितनी, अंडर रूट में R² प्लस L²। ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू उठा के हम cos थीटा की जगह रख देंगे, तो वहाँ से हमारा ये आगे तरफ हो जाएगा। अभी हमने cos थीटा की वैल्यू 2 × 1/4πε0 Q/R² प्लस L² निकाला है। cos थीटा की जो वैल्यू वो हमने निकाली L/में अंडर रूट में R² प्लस L²। इसी को देखते हुए हम आगे चलते हैं E।
1/4πε0 के 2QL, इसको हमने ऐसे लिख दिया 2QL। यहाँ ये r² है प्लस L², इसकी पावर 1 है, लेकिन ये रूट जो है, इस रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और हमने पढ़ा है जब जिनकी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए 1/4πε0 के 2QL को हम पढ़ते हैं P, ये हमारा हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 और 1 दोनों जुड़ जाएगा तो इस तरीके से ऐड हो जाता है। E बराबर 4πε0Q, ये हो गया P। यहाँ पे जो L है बहुत छोटा है R से, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो r² की पावर 3/2, R से R कैंसिल हो गया। E बराबर 1/4πε0 के इंटू में P अपॉन में RQ। तो इस तरीके से है। और जो K है, K की जो वैल्यू हम उसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि वायु है, वायु में K की वैल्यू जो क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन में RQ। अक्ष स्थिति में यहाँ पे 2 होता है और निरक्ष में यहाँ पे 2 नहीं होता। सेम इस तरीके से निकल कर आती है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे के लिए मेरे को बताते रहें मेरे को किस टाइप की वीडियो बनानी है, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। वो वीडियो मैं जल्दी ही डालता रहूँगा। आपका ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।